हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इन डेप्थ एजुकेशन सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं सोलाना के बारे में। सोलाना है क्या, कैसे वर्क करता है, क्या प्रॉब्लम्स करंटली सोलाना फेस कर रहा है और क्या आने वाले अपग्रेड्स हमको फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकते हैं और क्या सोलाना टोकन की प्राइस हमको $400 या $500 जाते हुए देखने को मिल सकती है। उस सब के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वी वुड लाइक टू रिमाइंड यू अगेन, ये एजुकेशन सीरीज है, तो यहाँ पर हम आपको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में इन डेप्थ अपना आइडिया और अपनी रिसर्च के बेसिस पे व्यू पॉइंट्स आपसे शेयर करेंगे। अगर आप यहाँ पर सोलाना टोकन के अंदर इन्वेस्ट करने का प्लान करते हो तो प्लीज अपनी खुद की रिसर्च यहाँ पर डेफिनेटली करिएगा। ये पूरा वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे हमने यहाँ पर बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलाना को क्रिएट किसने किया। तो सोलाना को क्रिएट किया एनाटोली याकोवेंको ने, जिनको 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफी रेप्यूटेड कॉर्पोरेशंस के अंदर। इनिशियली अगर आप देखेंगे, याकोवेंको ने सबसे पहले यहाँ पर अपनी खुद की स्टार्टअप चालू करी थी जिसका नाम था एलेस्केरे, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, जो एक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टार्टअप थी। बेसिकली आप व्हाट्सएप पे जो कॉल करते हैं, बाकी एप्लीकेशंस को लेके जो कॉल करते हैं, वैसी स्टार्टअप थी। वहां पर उन्होंने 3 साल काम किया, लेकिन फाइनली उसको सेल ऑफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्वालकॉम को ज्वाइन किया और वहां पर उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया 12 साल तक। एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोडक्ट्स, 3D कैमराज, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस। और उसके बाद उन्होंने कुछ और कंपनीज में भी काम किया जैसे मेसोफेयर और ड्रॉपबॉक्स। लेकिन 2017 के अंदर जब वो क्रिप्टो को एक्सप्लोर कर रहे थे, उन्होंने बिटकॉइन को देखा, उन्होंने इथेरियम को देखा, तो उन्होंने रियलाइज किया कि करंट ब्लॉकचेन्स के ट्रांजैक्शंस लिमिटेड हैं, स्पीड बहुत कम है, साथ में ट्रांजैक्शन फी भी काफी ज्यादा है। तो उनको आइडिया यहाँ पर आया सोलाना का, जहां पर उन्होंने 2017 पे उसके ऊपर वर्क करना चालू कर दिया, जहां पर उनका एम ये था कि एक ऐसी ब्लॉकचेन हम लेके आएंगे जिसके ऊपर 65,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड सपोर्ट हो पाए, जो वीजा के कंपैरिजन में हो, और साथ में ट्रांजैक्शन फी भी बहुत कम हो। अब इसी आइडिया को लेके 2017 से लेके 2020 तक याकोवेंको ने सोलाना के ऊपर काम किया। साथ में उन्होंने इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया। अब इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते करते उनकी काफी अच्छी दोस्ती यहां पर हुई, जहां पर वन ऑफ द लीडिंग क्रिप्टो वीसीज ने उनके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया। लीडिंग क्रिप्टो वीसीज लाइक एंड्रीसन हॉरोविट्ज, पॉलीचेन, मल्टीकॉइन कैपिटल, जंप ट्रेडिंग, एलेमेडा रिसर्च, FTX, इन सब ने सोलाना के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। इनफैक्ट सैम बैंकमैन-फ्रीड जो फाउंडर थे एलेमेडा रिसर्च और FTX के, वो इतने इंप्रेस थे सोलाना के साथ, जहां पर उनका ये बोलना था कि इथेरियम से बेटर चेन सोलाना यहां पर बन सकती है। एंड इसी कारण वो काफी बड़े सपोर्टर यहां पर सोलाना के थे। इनफैक्ट FTX की गो टू चेन भी उन्होंने यहाँ पर सोलाना को अनाउंस किया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, कैथी वुड जो आर्क इन्वेस्ट की CEO हैं, काफी हेवीली इन्वेस्टेड हैं यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर, टेस्ला के अंदर। इनफैक्ट उनका आर्क इन्वेस्ट का बिटकॉइन स्पॉट ETF भी यहाँ पर लाइव हो गया है। उन्होंने यहाँ पर कंपेयर किया सोलाना को इथेरियम के साथ, जहां पर उन्होंने बोला कि सोलाना की हाई ट्रांजैक्शन स्पीड साथ में लो ट्रांजैक्शन फी काफी अच्छी है। You know, there are infrastructure players. Solana is doing a really good job. I mean, if you look at Ether was faster and cheaper than Bitcoin in the day. That's how we got Ether. Solana is even faster and cost effective than Ether. So, you know, there are infrastructure plays. We do believe Web3 digital assets. That's a big idea. पर इस बात पे कितनी सच्चाई है? तो सोलाना को अगर आप देखेंगे, उनका ये क्लेम करना है कि वो 65,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड यहां पर कर सकते हैं। अगर आप करंटली देखेंगे, बिटकॉइन अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 ट्रांजैक्शन पर सेकंड करता है, इथेरियम को आप देखेंगे तो 15 से 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होता है। वीजा को अगर आप देखेंगे ऑन द अदर हैंड, तो वो 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड करते हैं। तो सोलाना का यहाँ पर ये बोलना है कि हमारा कॉम्पिटिशन जो है वो वीजा के साथ है, तो उसी तरह की ट्रांजैक्शन स्पीड हमको यहां पर देना है। इसी चीज को लेके वीजा, जिन्होंने रिसेंटली पार्टनरशिप करी है सोलाना के साथ और उनकी ब्लॉकचेन सपोर्ट ऐड किया है अपने पेमेंट नेटवर्क के ऊपर, उनका यह बोलना है कि यहाँ पर सोलाना करंटली 400 ट्रांजैक्शन पर सेकंड सपोर्ट कर पाता है और पीक डिमांड के अंदर 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड यहाँ पर सपोर्ट कर पाता है, जो उनके अकॉर्डिंग भी काफी अच्छा है। अब यहीं पर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं कि सोलाना इतना हाई ट्रांजैक्शन स्पीड कैसे सपोर्ट कर पाता है। तो इस चीज को समझने के लिए अगर हम बात करें, क्रिप्टो करंटली यूज करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, किस तरह से वर्क करती है, अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अब क्रिप्टो की ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉकचेन को माइन करके नए क्रिप्टो जनरेट करने के लिए कंसेंसस मैकेनिज्म होते हैं। यहाँ पर हम 2 एग्जांपल लेते हैं। पहला होता है प्रूफ ऑफ वर्क, जो फॉलो करता है बिटकॉइन। उसके बाद होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, जो फॉलो करता है यहाँ पर इथेरियम या फिर सोलाना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो प्रूफ ऑफ वर्क अगर आप देखेंगे, उसके अंदर अगर आपको नए बिटकॉइन माइन करने हैं तो आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट या फिर एसिक माइनर की रिक्वायरमेंट होगी। जितना स्ट्रॉन्ग आपका हार्डवेयर कंप्यूटर होगा, उतना बेटर आपके पास चांसेस होंगे नए बिटकॉइन को माइन करने के लिए। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर अगर आपको बिटकॉइन को माइन करना है तो जरूरी नहीं है आप यहाँ पर बिटकॉइन को होल्ड करें। अब 0 बिटकॉइन को होल्ड करके
बस एक अच्छे यहाँ पर माइनिंग रिग को लगा के नए बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। अब वहीं पर हम नेक्स्ट प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें तो इथेरियम का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पर भी आप नए इथेरियम को माइन कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पर भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर मेजर रिक्वायरमेंट होती है इथेरियम की, कि अगर आपको यहाँ पर माइन करना है तो डजंट मैटर कितना स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पर हार्डवेयर है, मिनिमम रिक्वायरमेंट से यहाँ पर काम चल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये आप कितने इथेरियम यहाँ पर स्टेक करते हैं, जितने ज़्यादा यहाँ पर आप स्टेक करेंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटी रहेगी इथेरियम को माइन करने के लिए, जहाँ पर मिनिमम करंटली एक नोड को रन करने के लिए 32 इथेरियम रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आपके पास कितना स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, उसके बेसिस पे आप कॉइन को माइन कर सकते हैं। और प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आपके पास कितने इथेरियम या कॉइन है जो आपने स्टेक कर रखे हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा आप कितने कॉइन्स को माइन कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पर हो गई हो। अब यहीं पर हम बात करते हैं सोलाना की। तो सोलाना भी यहाँ पर इथेरियम की तरह प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस को फॉलो करता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक एडिशनल टेक्नोलॉजी को ऐड किया है प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ, जिसका नाम है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो ब्लॉक जनरेट हो रहे हैं, उसके ऊपर टाइम स्टैम्प ऐड करने की पॉसिबिलिटी। अब आई नो यहाँ पर सोलाना का प्रूफ ऑफ हिस्ट्री काम कैसे करता है, ये है बहुत टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड, मतलब मैंने कुछ दिन निकाले यही सोचने में कैसे एक्सप्लेन करूं, तो मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सोलाना की प्रूफ ऑफ हिस्ट्री को समझने से पहले हम समझते हैं कि इथेरियम करंटली किस तरह से वर्क करता है। तो आप इमेजिन करिए एक बहुत बड़ा बस स्टेशन है, ये इथेरियम का बस स्टेशन है, जहां पर रोड के ऊपर यहाँ पर अलग अलग बसेस खड़ी हुई हैं। ये बसेस जो है यहाँ पर नोड रनर्स या फिर माइनर्स को रिप्रेजेंट करती हैं कि उनकी बसेस यहाँ पर जो ब्लॉक को बना रहे हैं। साथ में इसी बस स्टेशन के ऊपर एक टिकट काउंटर भी है, जहाँ पर लोग अपनी टिकट्स आके खरीद सकते हैं। और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं वो उनको आप मान लीजिए वो ट्रांजैक्शंस हैं जो बेसिकली यहाँ पर टिकट खरीद रहे हैं। टिकट आप ये मान लीजिए कितनी उन्होंने ट्रांजैक्शन फी यहाँ पर पे करी है, जिसकी टिकट जितनी महंगी उसको यहाँ पर बस में बैठने की पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी। मतलब बस वाले भी वीआईपी लोगों को पहले बैठा लेंगे, अच्छा तूने ज्यादा पे किया तो तू पहले आके यहाँ पर बैठ जा। तो यहाँ पर इथेरियम के बस स्टेशन के ऊपर रूल्स ये हैं कि 15 सेकंड के अंदर यहाँ पर जो बसेज हैं उनको लोगों को बैठाना है और दूसरे स्टेशन पे यहाँ पर पहुंचना है। जब एक बार वो दूसरे बस स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहां का टिकट काउंटर देखता है कि बस सही जगह से यहाँ पर पहुंची है कि नहीं पहुंची है, जितने लोग उन्होंने बैठाए क्या वो प्रीवियस प्लेटफॉर्म से यहाँ पर बैठे हैं, बीच में रास्ते में किसी चोर वोर को तो नहीं बैठा दिया, कोई लटक के बस के अंदर आ रहा हो। यहाँ पर वो पूरा चेक करते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं है। जब वो यहाँ पर चेक कर लेते तो बाकी टिकट काउंटर और बाकी बस ड्राइवर जो उनको कॉल करके बताते हैं कि ये बस आई है, इसमें इतने लोग आए हैं, क्या ये सही है कि नहीं है। तो जब वो वेरीफाई कर लेते हैं, सब अग्री करते हैं कि हाँ सब कुछ सही है, तो बोलते हैं कि हाँ बस आ चुकी है, अब नेक्स्ट बस जो है उसका नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पूरा जो काम होता है ये 15 सेकंड के अंदर यहाँ पर होता है। फिर जो नेक्स्ट बस है वो देखेगी कौन से लोग हैं, किसकी टिकट कितने की है, तो उस अकॉर्डिंग वो बैठाएंगे और फिर यहाँ पर निकलेंगे। तो नंबर वाइज यहाँ पर बसेस जो है वो निकलती रहती है। अब यही जो प्रोसेस है इसके अंदर प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर सोलाना के फाउंडर ने बोला कि यार एक के बाद एक बस जाती है, फिर कॉल भी करो, कंफर्म भी करो और तब जाके सारी चीजें यहाँ पर होंगी, तो कितना टाइम यहाँ पर लग जाता है। लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है कि भाई कंफर्म करना जरूरी है, कैसे पता करें कि सब कुछ सही है कि नहीं, कुछ बीच में गड़बड़ तो हो सकती है, तो वेरीफाई करना जरूरी है, कंसेंसस होना जरूरी है। अब यहीं पर हम मूव करते हैं सोलाना के बस स्टेशन के ऊपर। सोलाना बस स्टेशन के अंदर एक की डिफरेंस ये है कि ये बस स्टेशन नहीं, ये एक टैक्सी स्टेशन है। और यहाँ पर मान लीजिए आप जैसे इथेरियम के अंदर यहाँ पर अलग अलग बसेज होती हैं, यहाँ पर टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब यहाँ पर हो गया ओला, उबर, ग्रैब, तो ऐसे अलग अलग टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके पास यहाँ पर खूब सारी टैक्सीज हैं। साथ में इस टैक्सी स्टेशन के ऊपर भी टिकट काउंटर है जिनको आप वैलिडेटर्स बोल सकते हैं, और वहां पर एक रोस्टर पब्लिश होता है। तो उस रोस्टर पे लिखा हुआ होता है कि पहली टर्न कौन से टैक्सी सर्विस की आएगी, सेकंड टर्न कौन से टैक्सी सर्विस की आएगी, थर्ड टर्न कौन से टैक्सी सर्विस की आएगी। और सारे टैक्सी सर्विस जो है उनको टाइम दिया हुआ है कि भाई हर टैक्सी सर्विस के पास यहाँ पर 400 मिली सेकंड का टाइम, मतलब आधे सेकंड का टाइम है कि लोगों को बैठाओ फटाफट पहुंचो। आधे सेकंड बाद तुम्हारी टर्न खत्म हो जाएगी, सेकंड टैक्सी सर्विस जो उसकी टर्न यहाँ पर आ जाएगी। तो उससे अनलाइक इथेरियम एक की एडवांटेज ये मिल जाता है कि हर टैक्सी सर्विस को ये पता है कि कौन से टाइम पे मेरी टर्न आने वाली, तो पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्लॉकचेन के ऊपर टाइम को कैलकुलेट करने का कोई मेथड यहाँ पर नहीं। वहीं पर आता है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। जितनी भी टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है उनकी कार के अंदर यहाँ पर क्लॉक है। अब ये क्लॉक कैसे वर्क करती है, तो जैसे हमारे रियल वर्ल्ड क्लॉक है उस तरह से क्लॉक्स काम नहीं करती हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड और डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्लॉक का इंटीग्रेशन करना थोड़ा डिफरेंट है, जहाँ पर प्रूफ ऑफ हिस्ट्री के थ्रू यहाँ पर सोलाना यूज करता है SHA-256 को। तो यहीं पर हम मूव करते हैं। अब SHA-256 क्या चीज़ है, एक और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, लेकिन सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये पर हम टैक्सी स्टैंड से बाहर आते हैं। आप ये मान लीजिए SHA-256 एक ब्लैक बॉक्स है, जहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ डालोगे तो वो आपको बदले में एक हैश निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये मोबाइल उस ब्लैक बॉक्स के अंदर डाल दिया तो बदले में मेरे को एक नंबर निकाल के देगा, और ये जो नंबर है मैं कभी भी उसको चेक करूंगा तो मेरे मोबाइल से लिंक्ड होगा, हमेशा वो शो करेगा। कभी भी मैं इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता कि ये यहाँ पर जो मोबाइल है उसकी जगह यहाँ पर ये
बॉटल आ जाए मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। ये SHA-256 का मैजिक है। तो यहाँ पर सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर SHA-256 को यूज करके टिक्स को काउंट किया जाता है। टिक्स आप ये मान लीजिए जैसे टाइम के अंदर सेकंड्स होते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन क्लॉक के अंदर टिक्स यहाँ पर सेकंड्स आप मान लीजिए, और यहाँ पर टिक्स इसी तरह से काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस ब्लैक बॉक्स के अंदर एक आइटम डाला, फॉर एग्जांपल मेरा नाम डाल दिया एडी, अब वो बदले में यहाँ पर एक हैश देगा, तो ये हो गया एक टिक। अब उसी हैश को मैंने उठाया फिर से ब्लैक बॉक्स में डाला, वो उसके बाद सेकंड हैश देगा, तो 2 टिक्स हो गए। फिर वो सेकंड हैश को उठा के मैंने फिर से ब्लैक बॉक्स में डाला, तो उसने थर्ड हैश दे दिया, 3 टिक्स हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर टिक्स को कैलकुलेट किया जाता है, और साथ में यहाँ पर जो हैश भी निकल के है, अगर आप देखेंगे बीच में मैनिपुलेशन भी तो हो सकता है, कैसे पता कौन सा टिक कहाँ पर बिलोंग करता है। तो उसके लिए बिकॉज SHA-256 को यूज किया है, तो ये सारे के सारे जितने भी हैश आए ये सबके सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर हैश नंबर 3 को देखोगे तो पता चल जाएगा वो हैश नंबर 2 से लिंक्ड है, हैश नंबर 2 को देखोगे तो पता चल जाएगा वो हैश नंबर 1 के साथ लिंक्ड है, और हैश नंबर 1 को देखोगे तो पता चल जाएगा वो यहाँ पर मेरे नाम के साथ लिंक्ड है। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि जो पूरी स्ट्रिंग है ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करी कि अपने मन से कुछ भी नंबर यहाँ पर डाल दिया। तो इसी तरह से यहाँ पर ये SHA-256 को यूज करके सोलाना की क्लॉक जो है वो यहाँ पर वर्क करती है। और यही जो क्लॉक है, चलते हैं वापस सोलाना की टैक्सी स्टैंड पे, यहाँ पर जितने भी टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास है और उनकी गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल्ड है। अब यहीं पर देखते हैं टैक्सी स्टैंड काम कैसे करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही पहले टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर का नंबर आता है तो वो लोगों को अपनी गाड़ियों में बैठाना स्टार्ट करेंगे, और वो वेट नहीं करेंगे कि सबके सब सारी गाड़ी में बैठ जाओ और फिर वो निकले। जैसे ही एक गाड़ी में कोई बैठा, गाड़ी भेज दी, सेकंड बंदा आया दूसरी गाड़ी में बैठा फिर उसको भेज दिया। तो 400 मिली सेकंड जब तक उनके पास ये टाइम है, वो अपनी गाड़ियों में बैठा के एक के बाद एक अपनी गाड़ी जो है उसको यहाँ पर भेज सकते। और इसी सेम ड्यूरेशन के अंदर बाकी जो टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है, जहाँ पर यूजुअली लोगों को वेट करना पड़ता है कि पहले वाले का नंबर खत्म हो जाए, वो पहले से ही चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, जहाँ पर अपनी टैक्सी में लोगों को बैठाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी नेक्स्ट टर्न इतने टाइम में आने वाली। और जब ये टैक्सी नेक्स्ट टैक्सी स्टेशन पे पहुंचेंगी तो यहाँ पर उनको चेक करने की जरूरत नहीं है कॉल करके कि भाई किसकी कब क्या टर्न थी। हर टैक्सी के ऊपर यहाँ पर क्लॉक है, तो उससे वो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहली टैक्सी कौन सी आई, दूसरी टैक्सी यहाँ पर कौन सी आई, और उसको बाद में वो कंपाइल मतलब इकट्ठा करके एक ब्लॉक जनरेट करके यहाँ पर लाइन के ऊपर लगा सकते हैं, जो इथेरियम के बस स्टेशन के ऊपर पॉसिबल नहीं है। फिर से आपको समझाता हूँ इथेरियम के बस स्टेशन के ऊपर किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। पहले एक बस आके खड़ी होगी, लोग आके उसके ऊपर बैठेंगे, फिर वो बस निकल जाएगी। जब सब बैठ जाएंगे तो बस निकलेगी और नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचेगी। वो स्टेशन फिर चेक करेगा सब कुछ सही है कि नहीं, वो बाकी स्टेशन पे कॉल करके बाकी बस ड्राइवर को कॉल करके उनसे वेरीफाई करेगा। जब सब बोलेंगे सब कुछ सही है तो नेक्स्ट बस की फिर टर्न आएगी। लेकिन यही चीज सोलाना के टैक्सी स्टैंड के अंदर डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सब टैक्सीज के अंदर क्लॉक है। तो यहाँ पर अगर टैक्सीज निकल भी जाती हैं एक साथ खूब सारी, वहां पर पहुंचती भी हैं, तो वो चेक कर सकते हैं कि पहले कौन सी टैक्सी आई थी, उसके बाद कौन सी टैक्सी आई थी, क्योंकि वहां पर क्लॉक है। इसी तरह से टैक्सीज आती रहती हैं, और जब आ जाती हैं तो फिर वो देखते हैं पहले कौन सी टैक्सी है, बाद में कौन सी है, फिर उनको इकट्ठा करते हैं और एक ब्लॉक बनाते हैं और ब्लॉकचेन के ऊपर लगा देते हैं। इसी की डिफरेंस के कारण इथेरियम में 15 सेकंड में एक ब्लॉक या एक बस यहाँ पर जनरेट होती है, वहीं पर सोलाना पे 400 मिली सेकंड के अंदर एक बार में 25 ब्लॉक या 25 बस जनरेट होती है। और इसी कारण से सोलाना के ऊपर करंटली ट्रांजैक्शन फी $0.003 से $0.005 बन जाता है, जो इंडियन रुपीज में होते हैं 2 से 4 पैसे। अब ये तो हमने सोलाना ब्लॉकचेन की प्रूफ ऑफ हिस्ट्री की बात कर दी, क्या एडवांटेजेस और बेनिफिट्स वहां पर हैं। लेकिन अब नेक्स्ट हम यहाँ पर सोलाना ब्लॉकचेन के डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सोलाना की ब्लॉकचेन जो 65,000 पर सेकंड को सपोर्ट करती है, उनके साथ 6 इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर उनकी ब्लॉकचेन कंप्लीटली हॉल्ट हो गई थी फॉर सेवरल आवर्स। इसका मतलब ये है कि सोलाना की टैक्सी स्टैंड के ऊपर स्ट्राइक चल रही है और घंटों तक वहां पर एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। और यूजुअली इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सोलाना को ऑफ एंड ऑन का बटन दबाना पड़ता है ताकि वो ब्लॉकचेन फिर से रीस्टार्ट यहाँ पर हो जाए, जिसके कारण काफी क्रिटिक्स का ये बोलना है कि सोलाना की ब्लॉकचेन हाई ट्रांजैक्शन स्पीड देती है, लो फीस लगाती है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, जो क्रिप्टो का मेन पर्पस यहाँ पर बन जाता है। अब सोलाना की ब्लॉकचेन जो यहाँ पर 6 बार डाउन हो गई, इसको लेके सोलाना के फाउंडर का ये बोलना है बिकॉज हम हाई ट्रांजैक्शन स्पीड को सपोर्ट कर पाते हैं और लो ट्रांजैक्शन फी यहाँ पर लगती है, तो इस कारण हम वर्नेबल हो जाते हैं DDoS अटैक के। तो इस कारण एट टाइम सोलाना के ऊपर DDoS अटैक हमको देखने को मिलते हैं, और उसको फिक्स करने के लिए करंटली हमको ऑफ एंड ऑन करना पड़ता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर अभी करंटली सोलाना के ऊपर 2 वैलिडेटर क्लाइंट है, और आने वाले टाइम पे 2 और वैलिडेटर क्लाइंट आने वाले हैं जो इन डेवलपमेंट हैं, जिसमें से एक का नाम है फायर स्टार्टर जो जंप क्रिप्टो बिल्ड कर रहे हैं, और वो लॉन्च हो जाता है। उसके बाद उनका ये बोलना है कि सोलाना की ट्रांजैक्शन स्पीड यहाँ पर 1 मिलियन ट्रांजैक्शन पर सेकंड को सपोर्ट कर पाएगा, साथ में ऑल डूअर फीस। साथ में यहाँ पर 4th वैलिडेटर क्लाइंट है SIG जो इन डेवलपमेंट है, जहां पर और एडिशनल लैंग्वेजेस का सपोर्ट सोलाना के ऊपर हो पाएगा, जो अभी करंटली रस्ट के ऊपर लिमिटेड है। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि वैलिडेटर क्लाइंट क्या होता है, तो आप ये मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ वे, या फिर सॉफ्टवेयर जो अपने आप मोबाइल पे डाउनलोड करते हो और फिर ब्लॉकचेन से कनेक्ट करते हो, या फिर सिंपल भाषा में आप ये मान लीजिए बस स्टैंड, कि यहाँ पर करंटली सोलाना के 2 अलग अलग बस स्टैंड है जहाँ पर लोग जा सकते हैं
तो आने वाले टाइम पे 2 और बस स्टैंड यहाँ पर बन रहे हैं जो यहाँ पर लॉन्च हो जाएंगे, जिससे और फास्टर चीज़ें हो जाएंगी। इन कंपैरिजन अगर आप इथेरियम को देखेंगे तो इथेरियम के ऊपर करंटली 9 वैलिडेटर क्लाइंट है, मतलब 9 डिफरेंट बस स्टॉप्स यहाँ पर हैं। तो ये बेसिकली सोलाना का बोलना है कि जब ये वैलिडेटर क्लाइंट्स आ जाएंगे तो ट्रांजैक्शन फी तो फास्ट होगी और अभी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसका भी सोल्यूशन कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा। अब सोल्यूशन आता है कि नहीं आता है आने वाले टाइम पे हम देखेंगे, लेकिन यहीं से हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो और सोलाना को सेंट्रलाइज बनाता है वो ये है कि करंटली ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो नोड के ऊपर सेव होते हैं, लेकिन सोलाना के ऊपर ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नोड्स या कंप्यूटर्स के ऊपर सेव नहीं होती। वो यहाँ पर सेंट्रलाइज सर्वर का यूज करते हैं जो है गूगल बिग टेबल, जहां पर वो सारे के सारे सोलाना के ट्रांजैक्शन को सेव करते हैं, जिस कारण सोलाना ब्लॉकचेन और सेंट्रलाइज बन जाती है। बट डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स, लास्ट बुल मार्केट में सोलाना का टोकन सोल $1 से रीच कर गया था $259 के, जहां पर काफी लोगों का ये बोलना था कि सोलाना की टेक्नोलॉजी अच्छी है एंड उसका पोटेंशियल जो है अब प्राइस के अंदर शो कर रहा है। लेकिन काफी लोगों का ये भी बोलना था कि सोलाना यहाँ पर सिलिकॉन वैली का फेवरेट वीसी कॉइन है, जहां पर काफी वीसीज ने बहुत चीप प्राइस के अंदर सोलाना को बाय किया, तो वही प्राइस को जंप करवाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इवेंचुअली कहीं ना कहीं डंप करेंगे। एंड उसी को लेके एक पॉडकास्ट की क्लिप भी वायरल हुई थी जहां पर काफी सारे बिलियनियर्स ये बात करें कि कितने सॉल उन्होंने खरीदे थे डिस्काउंटेड रेट के अंदर, उसके ऊपर लॉकअप भी शायद नहीं है एंड शायद वो डंप भी यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब दे वर टॉकिंग एंड दे वर जोकिंग, जिसको काफी क्रिटिसाइज किया था लोगों ने। तो आप वो क्लिप भी जो है यहाँ पर देखिए। Here, Chamath Palihapitiya, and I'm your boy J Cal. Sax, I gotta say, I think your AUM is positively correlated with the bags under your eyes. If you mean it's getting bigger, you're correct. I mean, fuck, they're heavy. Good lord. They're heavy, dragging you down. That's where you're hiding all that Solana in your fucking under your eyes. Jesus Christ. You better clear that Solana position. What's your lockup? 24 months? Fuck no, he's trying to sell it to me on text message. Yeah, of course he is. We're negotiating discounts. I just had the founder on Hey, the you're pod. fucking the whole thing up. Bro, you don't think Ponzi to, scheme? I'm hodling. I'm hodling. you think I buy You're not hundreds of only- millions of clearly. dollars of anything without a discount? Everything is a discount. Everything's discounted. You want to clear that position in an LLC? Are you saying I got $1 billion of Solana? No, bro, I'm saying I have one, but I brought it at a discount. But you're holding, correct? Ish. Yes. Okay. Yeah, me too. Well, I mean, if अब इस क्लिप के कारण काफी लोग अपसेट तो थे ही, लेकिन जख्म पे और नमक तब डल गया जब यहाँ पर सोलाना ने अपने ऑल टाइम हाई से प्राइस के अंदर डंप करना चालू किया और उसके बाद सोलाना की प्राइस ऑलमोस्ट डंप करके $10 तक यहाँ पर आ गई। साथ ही में अगर आप देखेंगे सैम बैंकमैन-फ्रीड, जिन्होंने खुद ने काफी हैवी अमाउंट ऑफ सोलाना यहाँ पर बाय करे थे, काफी अर्ली सपोर्टर भी थे और हर जगह सपोर्ट करते थे, उनका एक्सचेंज कोलैप्स कर गया और उनके अगेंस्ट में लॉसूट भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमको प्राइस के अंदर देखने को मिला और साथ में क्रिप्टो का बेयर मार्केट भी यहाँ पर चल रहा था। बट जब सोलाना की प्राइस यहाँ पर $10 पे गिर गई तो ओवरऑल क्रिप्टो स्पेस के अंदर सेंटिमेंट ये बन गया था कि प्रॉब्ली ये प्रोजेक्ट जो है अब खत्म हो चुका है और वापस नहीं आएगा। इनफैक्ट सिचुएशन इतनी बुरी थी कि सोलाना, जो अपने आप को इथेरियम किलर बोलता है, इथेरियम के फाउंडर वितालिक बुतेरिन ने खुद ने यहाँ पर सोलाना के फेवर और उनके डेवलपर्स के फेवर में ट्वीट किया। बट स्टिल सोलाना की टीम और डेवलपर्स सोलाना के ऊपर बेयर मार्केट के अंदर भी बिल्ड करते रहे और उसी मेहनत का फ्रूट हमको एंड ऑफ 2023 के अंदर देखने को मिला, जहां पर सोलाना टोकन की प्राइस $10 से राइज करके $16 पे पहुंच गई। उसका रीजन बॉन्ग कॉइन का एयर ड्रॉप, जहां पर बॉन्ग एक मीम कॉइन था सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर जो लॉन्च हुआ और उन्होंने बोला कि जो भी सोलाना के टोकन्स को यहाँ पर होल्ड करेगा उनको हम एयर ड्रॉप यहाँ पर करेंगे। और फ्री के क्रिप्टो तो हर कोई पाना चाहता है, तो सबने यहाँ पर सोलाना को बाय करना स्टार्ट किया, जिसके कारण हमको सोलाना की प्राइस के अंदर राइज देखने को मिला। और बॉन्ग के बाद हमको सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर मीम कॉइन प्री सेल क्रेज भी देखने को मिला, जहां पर बहुत सारे कॉइन सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हुए एंड काफी लोगों ने उन मीम कॉइन्स को बाय करने के लिए सोलाना टोकन को बाय करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट करेंटली आप देखेंगे सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडेड कॉइन्स मीम कॉइन्स। साथ ही में सोलाना नेटवर्क के ऊपर ट्रांजैक्शन और बढ़ने लग गए, जिसके अंदर एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर था NFT मार्केट प्लेस, जहां पर करंटली सोलाना ब्लॉकचेन नंबर 3 के ऊपर आती है जब NFT मार्केट की हम बात करते हैं। इनफैक्ट NFT मार्केट को लेके भी सोलाना यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहां पर उनका ये बोलना है कि आने वाले टाइम पे वो स्टेट कंप्रेशन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जहां पर एक NFT मिंट करके उसको स्टोर करने की जो स्पेस है उसको 100 टाइम्स वो रिड्यूस कर पाएंगे। एंड बिकॉज NFT के अंदर भी अगर आपको मिंट वगैरह करना है तो फास्टर ट्रांजैक्शन, लोअर ट्रांजैक्शन फी चाहिए, तो इस कारण काफी लोगों का ये बोलना है कि लोग आज की डेट में सोलाना ब्लॉकचेन को काफी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं NFT मिंटिंग के लिए। साथ ही में 2023 के अंदर सोलाना ने अनाउंस किया था सोलाना सागा फोन, जो वो लॉन्च करने वाले थे, लेकिन सोलाना की जिस तरह से हालत थी लोगों ने इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया। सोलाना सागा फोन की प्राइस थी अराउंड $599, लेकिन बॉन्ग टोकन जो आया उसने ये अनाउंस किया कि अगर आपके पास सोलाना सागा फोन है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन बॉन्ग इन एयर ड्रॉप मिल जाएंगे, जो बॉन्ग की पीक प्राइस के अराउंड उस टाइम पे $700 बन जाता है, मतलब फोन की जो प्राइस है उससे ज़्यादा।
तो उस कारण भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सोलाना सागा फ़ोन जो है उसको बाय किया और उससे भी काफ़ी हाइप जनरेट हुई। हाइप इतनी जनरेट हुई कि इनिशियली 20,000 सोलाना सागा फ़ोन यहाँ पर सेल हुए थे, जो बेसिकली ब्लॉकचेन फ़ोन है और उस पर आने वाले टाइम पे सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर चीज़ें आप डेवलप कर पाएंगे। तो उसको फॉलो करते हुए उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि सोलाना यहाँ पर सोलाना सागा चैप्टर 2 मतलब सेकेंड फ़ोन जो है उसको लॉन्च करने वाले, जिसके प्री ऑर्डर्स ओपन है। $500 उसकी करंटली प्राइस है और वो 2025 के अंदर शिप होंगे, जहाँ पर वो प्लान कर रहे हैं 100,000 फ़ोन सेल करने का। साथ में सोलाना के ऊपर उनका ये भी बोलना है कि आने वाले टाइम पे भी अगर कोई एयर ड्रॉप आते हैं तो फ़ोन पे भी वो एयर ड्रॉप यहाँ पर हो सकते हैं, जो एक इंसेंटिव यहाँ पर बन जाएगा। साथ ही में काफ़ी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ने ये भी अनाउंस करना स्टार्ट किया कि वो सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर मूव कर जाएंगे, जैसे हीलियम जो बेसिकली यहाँ पर एक हॉटस्पॉट नेटवर्क बनाते हैं और आप उसके बदले में टोकन्स को यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। उन्होंने भी अनाउंस किया कि वो सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर मूव करें, जहाँ पर सोलाना का प्लान है कि आने वाले टाइम पे मोबाइल्स को लेके एक बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, एक ऐसी ब्लॉकचेन जो मोबाइल नेटवर्क को भी सपोर्ट कर पाए, साथ में नैस्डैक जैसे एक्सचेंजेस को भी सपोर्ट कर पाए। तो उसको लेके उनका ये विजन है, जिसमें मोबाइल नेटवर्क की जब बात आती है तो हीलियम उसका पार्ट यहाँ पर बना जाते हैं। पॉसिबली आने वाले टाइम पे हमको कुछ डेवलपमेंट भी उसको लेके देखने को मिल सकता है। साथ ही में सोलाना एक ऐसा कॉइन है जिसको इंस्टीट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद करते हैं, तो उसी को देखते हुए सोलाना ने लॉन्च किया सोलाना परमिशन्ड एनवायरनमेंट, जिसको लेके बेसिकली अगर इंस्टीट्यूशन भी सोलाना जैसी ब्लॉकचेन बनाना चाहते हैं तो उसको यूज़ करके अपनी एक सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन वो बना सकते हैं, जो कंपनी में इंटरनली वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर वीज़ा, जिनके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर बात करी थी, उन्होंने भी यहाँ पर अनाउंस किया कि वो USDC को लेके सोलाना ब्लॉकचेन को सपोर्ट करें बिकॉज इट इज़ फास्ट। इसी को लेके सोलाना ने टोकन 2022 को भी अनाउंस किया था, जो बेसिकली आने वाले टाइम पे सोलाना ब्लॉकचेन उसके टोकन को लेके बहुत सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पर ऐड कर सकती है, जहाँ पर सोलाना का एम ये है कि बेसिकली पेमेंट्स के अंदर भी अगर कोई ब्लॉकचेन चाहिए हो, हाई ट्रांजैक्शन स्पीड सपोर्ट कर पाए, लो फी, तो वो उनकी खुद की ब्लॉकचेन यहाँ पर हो। बट ओवरऑल यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे और जो इवेंट्स है, सोलाना की प्राइस जो एक टाइम पे $10 पे थी, आज की डेट में $180 के पास में ट्रेड कर रही है। सो यू कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन सोलाना, मतलब काफी डेवलपमेंट, पार्टनरशिप, इंस्टीट्यूशन, VC इंटरेस्ट काफी ज्यादा यहाँ पर है। लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ पर और प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर देती है सोलाना के लिए, जहाँ पर काफ़ी क्रिटिक्स का ये बोलना है कि आने वाले टाइम के अंदर SEC सोलाना को एज अ सिक्योरिटी अनाउंस कर सकती है। अगर आपको SEC नहीं पता है तो वो रेगुलेटर है US के अंदर, जैसे इंडिया में सेबी है वैसे US के अंदर SEC है। तो उन्होंने रिसेंटली बाइनेंस US, कॉइनबेस और क्राकन के अगेंस्ट में यहाँ पर चार्जेस फाइल करे थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ टोकन्स को मेंशन किया था, ये पर्टिकुलर टोकन सिक्योरिटी है, और उन्हीं टोकन्स के अंदर उन्होंने सोलाना भी मेंशन किया था कि सोलाना उनके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये प्रॉबिलिटी हो सकती है कि SEC यहाँ पर सोलाना के अगेंस्ट में भी लॉ सूट लेके आए, स्पेशली अगर ग्रो करता रहा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर आता रहा। बट वैसा होता है कि नहीं होता है, वील हैव टू सी। बट अगर SEC ने लॉ सूट यहाँ पर उनके अगेंस्ट में किया, वो फाइट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने XRP वर्सेज SEC के केस के अंदर देखा कि फाइट कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो फाइट करें तब तक टोकन की प्राइस के अंदर काफ़ी नेगेटिव प्राइस इंपैक्ट हमको देखने को मिला। तो वील हैव टू सी, ये एक तलवार है जो लटक रही है, अब वो लटकी रहती है या कभी गिर जाती है, वो आने वाले टाइम पे हमको पता चलेगा। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई नो काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे कि सोलाना की प्राइस यहाँ पर $400 या $500 हमको 2025 या उसके बाद जाते हुए देखने को मिल सकती है इस बुल मार्केट के अंदर कि नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें सोलाना टोकन की टोटल सप्लाई की, तो वो टोटल सप्लाई अनलिमिटेड है। जस्ट लाइक इथेरियम, यहाँ पर सोलाना की सप्लाई भी विद टाइम यहाँ पर बढ़ती रहती है, जहाँ पर उन्होंने इन्फ्लेशन ऐड कर रखा है, जिसके थ्रू यहाँ पर नोड्स या लीडर्स जो बेसिकली यहाँ पर टैक्सी चलाते हैं, उनको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलते हैं अपने सोलाना स्टेक करने के लिए, या बाकी लोग जो यहाँ पर स्टेक करते हैं। ये इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ था 8% से एंड इवेंचुअली ये 1.5% पे रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन करेंटली सोलाना का इन्फ्लेशन चल रहा है 5.4%। तो सोलाना के ऊपर एक दिन के अंदर 65,000 टोकन जनरेट होते हैं, लेकिन बर्न सिर्फ 2600 होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में और नए सोलाना यहाँ पर जनरेट होते रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर सोलाना की प्राइस के बारे में बात करेंगे, तो करंटली सोलाना $180 के पास में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर करंट मार्केट कैप है $80 बिलियन। अब इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के साथ, तो अगर इस बुल मार्केट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $130 to $150 चली जाती है, जहाँ पर बिटकॉइन का मार्केट कैप आप मान लीजिए यहाँ पर $2 से $3 ट्रिलियन का बन जाता है। साथ में इथेरियम की प्राइस यहाँ पर $7,000 to $8,000 अगर चली जाती है, जहाँ पर मार्केट कैप इथेरियम का बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन का, तो यहाँ पर सोलाना के टोकन प्राइस की पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पर बुल मार्केट के अंदर $400 to $500 तक जा सकता है, और ये काफ़ी कंजर्वेटिव नंबर है जो हमने 2025 तक रखा है। हो सकता है अगर यहाँ पर सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर और डेवलपमेंट और प्रॉपर तरीके से पार्टनरशिप हुई तो उससे ऊपर भी प्राइस यहाँ पर चले जाए। लेकिन जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बोला कि ये हमारी खुद की रिसर्च के ऊपर एनालिसिस है एंड दिस कैन बी 100% रॉन्ग एज वेल। एंड मोर ओवर ये जो पूरा वीडियो था आपको एक आइडिया देने के लिए था कि सोलाना के साथ चल क्या रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है
क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें लेके आने वाले हैं, करंट क्या स्टेटस है, ताकि सब कुछ आप डिटेल में समझ जाएं एंड उसके बाद आप खुद यहाँ पर डिसाइड कर पाए कि वेदर आपके लिए सोलाना राइट टोकन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि नहीं है। तो आज की वीडियो में गाइज इन डेप्थ वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारी मेहनत लगी है, रिसर्च लगी है, टाइम लगा है इसके ऊपर। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, लाइक का बटन दबा देना, वो मोटिवेट करेगा ऐसा ही और कंटेंट लेके आने के लिए, बाकी टोकन के लिए, आपके फेवरेट टोकन्स। प्लीज़ डेफिनेटली डू इट विल कीप अस मोटिवेटेड। एंड साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही कॉन्टेंट आपके लिए लेके हम आते रहेंगे। एंड कॉमेंट्स में डाल के बताइए इस वीडियो को देखने के बाद और आपकी रिसर्च के बेसिस पे आपके क्या व्यू पॉइंट्स है सोलाना को लेके, और आपको क्या लगता है कितना पोटेंशियल है यहाँ पर सोलाना टोकन की प्राइस के अंदर। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।